A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your commerce teacher. Today we'll be studying organizing, that is chapter 9 for class 12 ISC, जिसका आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे. We'll understand in this organization, importance and steps, meaning and formal and informal organization. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है. तो there is meaning, importance and steps, structure of organization, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसी के ही मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. ओके, तो वील स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? वेन एवर यू आर आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टूगेदर फिजिकल, फिनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज. आप अगर एक टाइम टेबल बनाओ, चलो ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. ठीक है, वी स्टार्ट हेयर फ्रॉम प्लानिंग. प्लानिंग में आप अपना टाइम टेबल बनाते हो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू स्टडी, कि चलो ठीक है हम आज से पढ़ाई करना शुरू करेंगे. ठीक प्लानिंग के बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल हो, नोट्स हो, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टेशनरी हो कि ये पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, एवरीथिंग वी नीड. देन कोई आपके बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, आपको क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं, तो ये सारी चीजें, यू हैव मल्टीपल वेबसाइट्स और इंटरनेट की आप हेल्प लेते हो. तो वट एवर थिंग्स आर देयर, ये सारी चीजों को इकट्ठे करना, एक साथ रखना, असेंबल करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. तो आप यहाँ पर क्या करते हो ऑर्गेनाइजिंग में? इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कि हम लोग पहले ये एक्टिविटीज जो जो काम में करने हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं टुगेदर. ठीक है, हम लोग जितने भी फिजिकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज है, जैसे यहाँ पर आपकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये वाले, इन सबको हम गैदर करते हैं. सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में जितने भी रिसोर्सेज हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आने चाहिए, बी इट द स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मनी रिलेटेड रिसोर्सेज हो, वो सारी चीजों को आप इकट्ठे लेकर के आते हो. ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है इसमें हम लोग क्या करते हैं? इट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मतलब इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा, कि ओके हु इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द हेड, और उसके बाद उसके नीचे के मैनेजर्स कौन कौन होंगे. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग में. इनका एम क्या होता है? इट इज टू इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर, सो दैट जितने भी लोग हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएं. ठीक है, और वो लोग एक कॉमन पर्पस अटेन करने के लिए साथ में काम करें. तो दिस इज अ प्रोसेस जिसमें एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, बाय विच जो मैनेजर है वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. देन वील मूव टूवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सबसे पहले आता है डिविजन ऑफ वर्क. जितना भी टास्क है हम उसको अलग अलग कामों में डिवाइड कर देते हैं. ये मेरा टोटल काम है कि हाँ हमको एक प्रोडक्ट जो है वो बनाना है. इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कि ये जॉब्स हैं जो हमें असाइन करनी. ईच जॉब कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रिलेटेड टास्क विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? जितना भी वर्क है उसको कुछ कुछ टास्क में, डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज नोन एज डिविजन ऑफ वर्क. और जब हम लोग इस टास्क को डिवाइड कर रहे हैं, वी शुड नो कि जितनी भी एक्टिविटीज जो हैं जो किसी एक हेड से रिलेटेड है वो एक ही डिपार्टमेंट में आनी चाहिए. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि when in a school there are teaching jobs, there is library, there is sports, there is office administration, there are extracurricular activities in school. तो teaching functions जो है वो further divide होते हैं different different subjects के according. ओके, तो ऐसे ही करके हमको अपने टास्क को जो है पहले डिवाइड करना है कि कौन कौन से टास्क उसमें आते हैं. उसके बाद बोला गया कि उन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग ग्रुप करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमें टीचिंग में इतने इतने सब्जेक्ट चाहिए. अब टीचिंग फॉर बिजनेस स्टडीज, अ पर्सन कैन टीच बिजनेस स्टडीज ऑल्सो एंड अकाउंटेंसी ऑल्सो. तो ये दोनों चीजें जो है वो टुगेदर आ जाती है. बट ये अगर हम लोग मैथ्स और अकाउंटेंसी का कॉम्बिनेशन रखें तो वो नहीं बनता है. ठीक है, तो ये जो दो एक्टिविटीज टुगेदर आ गई है उसको हम लोग एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. दैट कम्स अंडर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. तो इसमें हम क्या करते हैं? जो एक्टिविटीज को हमने फर्स्ट में बाइफरकेट किया था, अलग अलग किया था,
अब वो सारी एक्टिविटीज को हम लोग एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं. इट कैन बी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, डिविजन्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में. तो ये जो जॉब्स है पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहले हो सकता है कि बेसिस ऑफ फंक्शंस में, जैसे कि देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, और जितनी भी एक्टिविटीज फाइनेंस से रिलेटेड है वो सब एक ही डिपार्टमेंट में आ जाती है. देन कम्स दूसरा एक्टिविटी है, जैसे कि दूसरा बेसिस ऑफ डिविजन है, दैट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट. तो जितने भी प्रोडक्ट्स है, बी इट फूड, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, उनका हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं. Okay, or it can also be grouped on the basis of territories, customers, production processes and so on. अब बोला गया कि अगर हम लोग को एक्टिविटीज को ग्रुप करना है तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ऑब्वियसली देयर शुड बी एडिक्वेट स्पेशलाइजेशन. जो पर्सन काम कर रहा है ही शुड बी स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर टास्क जो उसको दिया गया है. ओके, इट शुड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. ग्रुपिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा नहीं हो. देयर शुड बी इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो, इट शुड नॉट क्रिएट अ मेस टू एवरीवन. एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए. देन इट शुड बी इजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हम लोग इजिली जो है एक कंट्रोल कर सके जितने भी इंडिविजुअल्स है उनकी परफॉर्मेंस पे. देन एडिक्वेट अटेंशन शुड बी पेड ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. क्या काम हो रहा है ये भी हम लोग को देखना जरूरी है. नेचर ऑफ एक्टिविटी शुड बी कंसिडर्ड एंड needs, number, preferences and limitations of employees should also be taken into consideration. Then next है, अब हम लोग ने जब हम लोग टास्क जो है उसको डिवाइड कर दिया है, नाउ वी आर सपोज टू नो कि हम लोग को ड्यूटीज असाइन करनी है, जिसके लिए हमें क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और एप्टीट्यूड वाले पीपल चाहिए. दैट शुड बी रिक्वायर्ड. जैसे एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को देनी होंगी, जैसे कि इंजीनियर्स. एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जितने भी है उनको देनी होगी जिन्होंने एक्चुअल में फाइनेंस पढ़ा है, और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है. एंड देन फोर्थ वन सेज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपसे कहता है कि इफ यू आर असाइनिंग अ जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन तो आपको उसको कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी है. प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो जितना भी मटेरियल है उसको परचेज कर सके, मशीनरी को परचेज करे. और अगर ये अपने इस टास्क को किसी और जूनियर मेंबर को डेलीगेट कर रहा है, या जूनियर वर्कर को या फिर सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर रहा है, तो उस टाइम पर भी हमें उसको अथॉरिटी देनी होती है. ओके, कि एटलीस्ट यू कैन डू दीज एंड दीज थिंग्स. ये नहीं है कि हर चीज के लिए हम बोले कि वो हमसे आकर के पूछो. देन कम्स कोऑर्डिनेशन. तो वेन एवर देयर आर इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पोजिशंस, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, सो दैट हर किसी को ये चीज पता हो कि उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको ऑर्डर्स देने हैं. तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला स्पेशलाइजेशन. जस्ट बिकॉज कि हम लोग हर काम को डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स एंड कन्वीनियंट जॉब्स, कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स. तो उससे क्या होता है कि लोग जो है वो एक ही स्पेसिफिक टास्क करें, और इसी कारण उनका जो टास्क है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है, वो उसको जल्दी करने लगते हैं. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इट सेज कि it helps in selection of employees and fitting the right person to the right job. Whenever you are have clearly defined jobs, आपको पता है कि ये इंसान को यही चीजें करनी है, ये इसकी क्वालिफिकेशंस है, तो इसके कारण हम लोग को एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती है, जिसके कारण एक पर्सन दो तरह के काम नहीं कर रहे हैं और दो लोग एक ही जैसा काम नहीं कर रहे हैं, एंड देयर आर नो ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. अगेन, जब हमें एक क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर मिला हुआ है कि ये मेरे हेड है और ये मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो देयर आर ऑलवेज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग एक्टिविटीज. क्लैशेस नहीं होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है, कंफ्लिक्ट और कंफ्यूजन नहीं होता है, because everyone knows कि we have to take orders from this person and we can give order to this person. Then next is security and support. That the a sound organization structure एक security of support
प्रोवाइड करता है टू द मैनेजर्स एंड वर्कर्स ऑल्सो, क्योंकि डेफिनेट स्टेटस है, पोजीशन है, सब किसी के पास, सबको पता है कि उसका ये टास्क है, ये उसकी जॉब पोजीशन है, तो इसीलिए पीपल आर सिक्योर्ड इन देयर ओन जॉब, दे आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव गॉट। ठीक है, फिर है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, नाइसली डिफाइंड अथॉरिटीज हैं, तो उस टाइम पर पीपल कैन ग्रो देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जो काम वो स्मॉल स्केल पे कर रहे थे वो अब उसको लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अडेप्टेशन टू चेंज, कि इन केस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली डिजाइंड है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, कभी वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज और मार्केट, तो इससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं वो हम लोग ला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वी कैन ट्रेन एंड डेवलप आवर पर्सनल, हम लोग के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितना भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं सो दैट दे कैन हैव इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अगर हमने अपना काम किसी और को सौंपा है, वी हैव डन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसके कारण कुछ डिसीजंस हैं जो वो ले सकते हैं और उससे उनका ही ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओके, एंड इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट, हाउ, क्योंकि ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर डायरेक्टिंग द एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो इवेंचुअली अटेन हो जाते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये कहता है कि हमने एक कंपनी ली और कंपनी में हमने स्पेसिफिकली सीईओ है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एम्प्लॉयज है, इन सबको लेकर के हमने क्या किया, हमने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है कि ये एम्प्लॉयज हैं, ये इनके सुपीरियर हैं और ये इनके सबॉर्डिनेट हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट दिस असिस्टेंट मैनेजर, तो इनके जो सुपीरियर्स हैं वो ये हैं, इनके जो सबॉर्डिनेट है ये हैं। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर जो वेल डिफाइंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को बताता है, उसको हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, भले ही बाहरी दुनिया में ये दोनों दोस्त हो, लेकिन यहाँ पर ये इनका सुपीरियर है और ये इनके सबॉर्डिनेट है। ओके, तो दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी में डिफाइंड होता है वेरी क्लियरली। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज डिजाइंड एंड स्टैब्लिश्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, दैट इंटेंड्स टू डिवाइड एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डिवाइड करना और उनको जोड़ करके रखने का भी काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। ठीक है, एंड देन यू कैन स्टडी कि ये वेल डिफाइंड जॉब्स होते हैं, किसको क्या करना है, कितनी उसकी अथॉरिटी और कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसमें दिया हुआ होता है। देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है जो टॉप मैनेजमेंट है वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाता है। स्पेशलाइज्ड, इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। अगर आप फाइनेंस के ज्ञान रखते हो देन ओनली यू कैन बी फाइनेंस मैनेजर। ओके, फिर है इट डिफाइंस क्लियरली, जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर इंडिविजुअल की, उसको डिफाइन करता है कौन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन इट इज डेवलप्ड थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अल्टीमेट काम किसका है, सीईओ का, उसकी कंपनी है तो उसका काम है, तो वो यही अथॉरिटी जो है वो फर्दर पीपल में डेलीगेट कर देता है कि दे विल डू माई जॉब बिकॉज आई एम द हेड एंड आई एम पेइंग देम, तो वो मेरा काम करेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू ये डेवलप होता है। रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आपको अगर स्कूल का टाइमिंग भी हो आपका, तो यू नो कि माई टाइमिंग इन द मॉर्निंग इज 7:30, 7:15 और 8, 7:40 एनीथिंग। तो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिलते हैं। ओके, ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑफिशियल ग्रुप्स, मतलब ऑफिशियल रिलेशनशिप्स क्या है, ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे ही नहीं आप किसी पर्सन को, जैसे आपसे जूनियर से बात करनी है तो यू विल गो फर्स्ट टू द टीचर एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स अ जूनियर, जिसको आप एक ऑफिशियली, कोई अगर जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को आप डायरेक्टली नॉक करके उनके केबिन में जाकर के आप उनसे बात नहीं करते हो। इफ देयर इज सम रिक्वेस्ट you go through an application that is written by the entire class.
ठीक है, तो ये कुछ ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं. देन इट फोकसेस ऑन जॉब्स टू बी परफॉर्म इन इंडिविजुअल्स. ये किस चीज पर फोकस करता है? जो जॉब्स परफॉर्म होनी है और इंडिविजुअल्स जो उनको परफॉर्म करेंगे. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होता है मेनली. ठीक है, इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, और एक स्ट्रक्चर है पोजीशंस का और जॉब्स का. Then moving towards the advantages of फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये आपसे कहता है कि जितनी भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली डिफाइंड है. तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा. ये नहीं कि जो काम हम कर रहे हो वो काम ही कोई और भी कर रहा हो. देन यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड. देयर इज ओनली वन हेड to which a subordinate has to be answerable. ठीक है, स्केलर चेन यही आपसे कहता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है क्योंकि हमें पता है कि इस इंसान का ये काम था और इसी ने ये किया है. फिर स्टेबिलिटी होती है एंटरप्राइज में, बिकॉज यू नो कि ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है, तो क्योस नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होती किसी भी प्रकार की. इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज. देन कम डिसएडवांटेजेस. तो डिसएडवांटेजेस आपसे कहते हैं कि जस्ट बिकॉज की बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड, नाइसली प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनती है जल्दी, रिजिडिटी बहुत ज्यादा वहां पर रहती है. ओके, क्रिएटिव टैलेंट को रिकॉग्नाइज कम किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आपको क्या करना है वो आपको बता जा चुका होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू फॉलो एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड. अगर गैंग प्लान की जो एक सिचुएशन दी थी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर टाइम उसको फॉलो करो, तो इसीलिए ही यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में समय लगता है. एंड स्ट्रक्चर और काम पर इतना फोकस है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है. एंड इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगा. देन कम्स इट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप एक चीज देख रहे हो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो भाई ये हो गया, ये सुपीरियर है, ये इनके सबॉर्डिनेट है, इनके नीचे ये सब आते हैं. बट अगर ये जो पर्सन है, ये पर्सन इसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, बट वो सोशल इंटरैक्शन से अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी दैट डेवलप बिटवीन मेंबर्स. मतलब पीपल डू इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय वे ऑफ देयर ओन कॉमन इंटरेस्ट. हम अगर किसी और से बात कर रहे हैं एंड आई फील लाइक कि हाँ मेरे और उसके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर नो मैटर वो मेरा बॉस हो, ठीक है, तो इन दैट केस दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म में डेवलप हो जाता है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इट इज डिफाइंड बाय इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं. इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिए हुए कुछ एम्प्लॉयज हैं सेल्स डिपार्टमेंट के, उनको इंटरेस्ट है क्रिकेट और डांस में, तो दे कैन फॉर्म एन इनफॉर्मल ग्रुप और अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको फर्दर, या जो उनको इंटरेस्ट है उनको वो फर्दर मूव आउट कर सकते हैं. ओके, इसीलिए कहा जाता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप्स का among the members of the formal organization. जो salient features हैं informal organization के, उसमें सबसे पहले आता है it is unplanned. unplanned है ये, it does not arise intentionally, ये spontaneously अपने आप ही पनप जाता है just because कि people have common interest or attitudes. It reflects social relationships या human relationships, common taste, language और culture से related होता है. इसकी membership एकदम free होती है, मतलब वॉलेंट्री होती है. ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती कहीं पर बोला गया कि हाँ यही आपके बॉस है, आपको इसको आंसरेबल होना है. यू कैन वेदर यू वांट टू बी इन दैट ग्रुप, आप उन 4 लोगों से बात करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है. कोई भी रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. इट इज नॉट पोर्ट्रेड ऑन द चार्ट. ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पर ये नहीं शो किया जाता है कि ये और ये बेस्ट फ्रेंड्स है, बट हाँ जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो पोर्ट्रे किया जाता है.
ओके फिर है इनफॉर्मल, इट इमर्जेस टू मीट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ पीपल जस्ट बिकॉज कि वी वांट टू स्टे हैप्पी एंड वी वांट टू एंड इट हैज बीन राइटली सेड कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इसीलिए ये जो ग्रुप्स हैं ये बनते हैं। इट मे कट अक्रॉस डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है कि अगर ये मेन हेड है तो ये एकदम इससे अगर बात कर रहा है तो इट इज कट अक्रॉस द डिपार्टमेंट, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, सेल्समैन हो गया, फैक्ट्री सुपरवाइजर हो गया, कोई भी इसका मेंबर हो सकता है। ओके फिर ये कुछ चार पांच चीजें दी हुई है कि इनफॉर्मल नेटवर्क जो है वो ऐसे क्रिएट होता है, एक को कोई बात पता चली उसने इसको पहुंचाई, अच्छा ए को बात पता चली उसने बी को बताई, सी को बताई, डी को, और उसके बाद अल्टीमेटली ए को पता चली है। फिर गॉसिप आता है, गॉसिप में जितने लोगों को ये र्यूमर फैलाना है वो सब फैला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ लोगों को हम बता दे रहे हैं और ये जो कुछ लोग हैं ये और कुछ लोगों को बता देंगे। क्लस्टर में जो इनके लिमिटेड सिलेक्टेड पीपल है वो उनको बता देते हैं, फिर ये अपने सिलेक्टेड पीपल को बता देते हैं। तो दीज आर काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल, मतलब ऐसे आप समझ रहे हो कि ये काइंड्स होते हैं जिसमें आपका इनफॉर्मल नेटवर्क जो है वो जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जैसे ही। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस, सबसे पहला होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या कहता है आपसे कि इट प्रोवाइड्स यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जस्ट बिकॉज कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब तक आप वहां पर न्यू हो तो यू विल बी कंसिडर्ड देयर, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, एवरी पर्सन इज सेम देयर, नो मैटर उसकी पोजिशन कुछ भी हो। ठीक है, फिर है रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, जैसे आप ही अगर स्कूल में हो तो यू गो इन अपार्ट फ्रॉम ऑल योर स्टडी थिंग्स, you go, you talk to your friends, you sit with them, share your lunch with them। तो ये इतनी चीजें क्या होती है, ये सब इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विद ईच अदर, वेदर दे आर योर जूनियर्स, वेदर दे आर योर सीनियर्स, या फिर आपके क्लासमेट्स है, आप उनसे बात करते हो, तो आपका जो एक रूटीन नेचर है उस मोनोटनी को वो खत्म कर देता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कोई भी वर्क प्रॉब्लम हो, आप ही अपने आप से सेंस करो कि हाँ ठीक है अकाउंट्स का कोई सम है आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम टीचर फर्स्ट, आप अपने फ्रेंड से पहले पूछते हो। कोई टॉपिक है, कोई काम है, कोई होमवर्क है, कुछ भी है, तो वो पहले आप उनसे पूछते हो। तो इसीलिए जो भी जॉब नॉलेज है उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले फैला देते हैं, ठीक है, शेयर कर देते हैं। देन कम्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, जो टॉप मैनेजमेंट का प्रेशर होता है उससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। फिर कम्युनिकेशन चैनल, जितने भी टेंशन, जॉयस, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, जितना भी गुस्सा होता है, मैंने आज होमवर्क नहीं किया, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तो ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो। फिर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आपसे कहता है that there is a environment that is necessary for individual creativity and innovation। when you are in your group तभी आपको पता चलता है that you are too good at singing, you are too good at dancing, you are good at public speaking। तो ये जितनी भी creativity और innovativeness है ये सारी आपकी किसके साथ निकलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ निकलती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज की ज्यादा सराहना होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो स्ट्रक्चर जो आप बना देते हो। ठीक है, सोशल कंट्रोल, इट प्रोटेक्ट्स योर कॉमन इंटरेस्ट अमंग द मेंबर्स, और जो मेंबर्स हैं वो अगर उस ग्रुप से डेविएट भी हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है कि नहीं ये काम मत करो, ये गलत है। ठीक है, सेंश्योर मतलब कि दे आर, यू आर टेलिंग समवन दैट डोंट डू दिस वर्क बिकॉज इट इज रॉन्ग। फिर आता है सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें ह्यूमनिज्म होता है, आप ह्यूमंस के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो इसीलिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जितने भी कॉम्पिटेंट मेंबर्स होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, वो उन गैप्स को फुलफिल कर सकते हैं जो जैसे आपकी फ्रेंड है, दो लोग मिलकर के अगर आपको कोई एक टास्क मिला है, एक फ्रेंड है उसको कम आता है, आपको वही चीज ज्यादा आती है, तो दोनों लोग मिलकर के उस गैप को फुलफिल कर देंगे जो उसके ना आने से उसको हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहला दिया गया है कंफ्लिक्टिंग नॉर्म्स। कंफ्लिक्टिंग नॉर्म्स आपके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर के बारे में होते हैं। मैं एज अ मतलब एज अ टीचर कोई पर्सन आपसे बोल रहा है इन योर क्लास की चुप बैठो,
ठीक है, बट जस्ट बिकॉज कि आपका फ्रेंड बगल में बैठा हुआ है तो इसलिए आपको उससे बात करना है, तो यहाँ पर नॉर्म्स जो है वो कन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं। एक तरफ आपको एक स्टूडेंट बन के रहना है, दूसरी तरफ आपको एक फ्रेंड बन के रहना है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि उस ऑफिस टाइम पर काम करना है, लेकिन इवेंचुअली क्या हो रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से बातें भी करनी है, तो यहाँ पर कंफ्लिक्टिंग नॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। देन कम्स रेजिस्टेंस टू चेंज। और फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्यों, जो करंट स्टेटस ऑफ थिंग है, ठीक है, करंट सिचुएशन, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, वही वर्क रूटीन चलने दो। बट यूजुअली क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं दे आर अगेंस्ट द बिलीव्स एंड वैल्यूज। लोगों को लगता है कि अरे यार जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हमें इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, ठीक है, न्यू वर्क मेथड्स में नहीं जाना है। तो ये चीजें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होती है। उसके बाद जब एम्प्लॉयज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है वो कंफ्लिक्ट फेस करते हैं, क्योंकि एक मेंबर, आप चाहते हो कि देखो ऐसे समझो, नोटबुक में काम कंप्लीट करना है और नोटबुक बोला गया है कि बोथ ऑफ यू हैव टू सबमिट ऑन द सेम डे। एक बच्चे का काम नहीं कंप्लीट है, जिसका काम कंप्लीट नहीं है वो दूसरे वाले से जिसका काम हो गया उसको बोल रहा है कि तुम भी मत सबमिट करो, जब हम सबमिट करेंगे तब तुम साथ में सबमिट करना है। ये ऐसी चीजें नोटबुक्स में, प्रोजेक्ट्स में होती हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो एज ए स्टूडेंट मेरा रोल है कि मैं टाइमली सबमिट करूं, एज अ फ्रेंड मेरा रोल है कि फ्रेंड को डांटना पड़े अगर मैं सबमिट कर दूं। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। ओके, फिर है कंफर्मिटी, मतलब आपको नॉर्म्स एंड वैल्यू से कंफर्म करना होता है इवन इफ इट इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं। हम अगर कल नहीं आ रहे हैं, मेरा फ्रेंड भी कल नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ में, मतलब दे विल प्लान टुगेदर, नो मैटर वो दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए भी हार्मफुल हो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फ्रेंड नहीं आ रहा है तो दूसरा भी नहीं आएगा, तो वहां पर आप कुछ रूल्स बनाते हो और उसी से कंफर्म करने की कोशिश करते हो, भले ही वो आपके लिए हार्मफुल हो। लास्ट पॉइंट दैट इज र्यूमर, वो आपसे ये कहता है कि ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर र्यूमर्स है। एक बात कहीं से आपने उड़ते उड़ते सुन ली है और वो बात जो है भले ही वो एम्बिग्यूअस हो, पॉलिसीज और प्रोग्राम से रिलेटेड हो उनके, बट ये र्यूमर जो है वो इधर से शुरू होता है और एवरीवेयर इट इज जस्ट स्प्रेड। ओके, तो ये भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक डीमेरिट है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.